हम लोग जानते हैं कि 33 kV तक बेटा पिन इंसुलेटर का हम लोग प्रयोग करते हैं, जो कि ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर पोजीशन में लगता है, और उससे ऊपर की वोल्टता के लिए हम लोग 66 kV 132 kV इन सब के लिए सस्पेंशन इंसुलेटर यानी निलंबित विद्युत रोधक का प्रयोग करते हैं। उसे लटकन भी कहते हैं, क्योंकि वो हवा में नीचे की ओर क्रॉस आर्म में लटका रहता है। और उसका निर्माण हम लोग जो है पोर्सिलेन की डिस्क से करते हैं, और एक डिस्क जो है वो 11 kV के लिए डिजाइन की जाती है। तो ऐसे हम लोग जो है तमाम डिस्कों को एक सीरीज में जो है लड़ी के रूप में पिरो देते हैं। जैसे आप लोगों को बताया कि हम लोग फूल को जब एक धागे में बेटा पिरो देते हैं तो उसे हम लोग माला बोलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर डिस्कों की एक माला बन जाती है, जिसे हम लोग माला भी कहेंगे, स्ट्रिंग भी कहेंगे और लड़ी भी कहेंगे। तो ऐसे जो है सीरीज में बहुत सारी जितना भी हमारे वोल्टता है, अब जैसे मान लीजिए कि 33 kV है तो 3 डिस्क लगेगी, 11-11 kV की एक है, तो उनकी एक ऐसे जो है हम लोग माला बना लेंगे, तो उसे माला भी कहेंगे, स्ट्रिंग भी कहेंगे अथवा लड़ी भी कहेंगे। तो उसमें होता क्या है कि वोल्टता का वितरण समान रूप से सभी डिस्कों पर नहीं होता। जो तार के करीब वाली डिस्क होती है उसके पास वाली, उस पर वोल्टेज अधिक होता है, और फिर जो है जो क्रॉस आर्म के पास यानी सबसे ऊपर डिस्क होती है, पोर्सिलीन वाली डिस्क ऊपर से ग्लेज्ड की होती है, ऊपर से ग्लेज्ड की होती है बेटा। ग्लेजिंग करने से क्या है, उसके बाहरी छिद्र और ये सब जो है वो बंद हो जाते हैं, ताकि उसमें फिर पानी, मॉइस्चर का और बाहरी जो है वातावरण की वायुमंडलीय गैसों का प्रभाव न पड़े, और साथ में जो है खूबसूरती भी उसकी बढ़ जाती है। तो हम लोग बाहरी सतह को ग्लेजिंग कर देते हैं। उस डिस्क को जो है जो सबसे ऊपर वाली है उस पर सबसे कम वोल्टेज होता है, सबसे कम विभव होता है। तो इस तरह से जो कंडक्टर तार है उसके पास वाली पर सबसे अधिक वोल्टेज, और फिर धीरे धीरे वोल्टेज घटता जाता है, और लास्ट में सबसे ऊपर वाली या कहेंगे क्रॉस आर्म के जो पास वाली डिस्क है उस पर सबसे कम वोल्टेज हो जाता है। तो आज हम लोग उसी का अध्ययन करेंगे, और हम लोग जो है देखेंगे कि ये जो है कंडेंसर यानी संधारित्र का निर्माण हो जाता है, क्योंकि धातु कड़ियों के बीच में हमारा जो है वो कुचालक, पोर्सिलीन क्या है, कुचालक, तो उसकी डिस्क जो है लगी रहती है। तो हम लोग जानते हैं कि संधारित्र में भी जो है दो धातु की प्लेटें होती हैं और बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा होता है। तो वैसी संरचना इस लड़ी में भी बन जाती है, सस्पेंशन वाले इंसुलेटर में या लॉन्ग रॉड वाले इंसुलेटर में या स्ट्रेन वाले इंसुलेटर में, सभी में जो है ऐसे ही संयोजन किया जाता है, डिस्क को सीरीज में जोड़ा जाता है, और सब में जो है मेटल कड़ी रहती हैं और बीच में जो है हमारी डिस्क रहती हैं। तो एकदम संधारित्र की रचना अपने आप बन जाती है। तो एक हम लोग देखते हैं, तो ये आपका क्रॉस आर्म मान लीजिए हो गया, ये हो गया आपका क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म या कहेंगे अनुप्रस्थ बाहु, क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ बाहु कहेंगे। बाहु माने भुजा, इसी को हम लोग आड़ी भुजा भी कहेंगे, कैंची भुजा भी कहेंगे। और इधर से हम लोगों का जो है ये हो गया हम लोगों का टावर, ये हो गया टावर। टावर भी हमारा जो है ये भी जीएस का बना होता है, गैल्वेनाइज्ड स्टील का, और ये भी किसका बना होता है,
गैल्वेनाइज्ड स्टील का। अब इसमें हम लोग जो है ऐसे राड लगा देते हैं और इसमें डिस्क लगा देते हैं। मान लीजिए कि ये सबसे ऊपर वाली डिस्क है, फिर ये डिस्क हो गई और फिर ये डिस्क हो गई, और यहाँ पर हमारा जो है वो कंडक्टर हो गया। क्या हो गया? हाँ, कंडक्टर का मुंह बेटा क्रॉस सेक्शन वृत्ताकार होगा, तो ये हमारा चालक तार हो गया। ये क्या हो गया? कंडक्टर अथवा चालक तार। ये चालक तार हम लोग कौन सा प्रयोग कर रहे हैं? ACSR का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये लग गया। अब तो देखिए, इधर भी मेटल है, इधर भी मेटल है और इधर भी मेटल है, और बीच में जो है हमारा पोर्सिलीन वाली डिस्क है, यानी परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। तो ये जो है संधारित्र का निर्माण करता है। तो हम लोग अभी देख लेते हैं। तो ये संधारित्र जो बनेगा बेटा, ये जो है हमारा संधारित्र अब बनेगा, इसको कहेंगे पारस्परिक संधारित्र, और उसकी धारिता को Cm से डिनोट करेंगे। तो अब जो है इन डिस्कों को हम जो है हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पर हम लोग जो है संधारित्र का वो बना लेते हैं चित्र। तो पहले हम लोग देखते हैं संधारित्र है क्या बेटा। संधारित्र यानी कैपेसिटर। कैपेसिटर आप लोग देखे होंगे। संधारित्र जो है ये आपके देखिए पंखे में लगा हो, जो बेलनाकार है पॉट ना, उसी के अंदर दो प्लेटें लगी हुई, वही है कंडेंसर अथवा संधारित्र। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, संधारित्र को ऐसे डिनोट करते हैं, दो प्लेटें ऐसे लगा देते हैं और इधर से ये कनेक्शन के लिए ऐसे कर देते हैं, तो ये कैपेसिटर या संधारित्र का सिंबल हो जाता है। तो ये दो प्लेटें हैं, ये किसकी प्लेटें हैं? ये धातु प्लेटें हैं। किसकी प्लेटें हैं? हाँ, ये धातु की प्लेट हैं। अब इन्हीं के बीच में परावैद्युत पदार्थ हम लोग भर देते हैं। इन्हीं के बीच में क्या भर देते हैं? हाँ, परावैद्युत पदार्थ, जस्ट लाइक कुचालक। परावैद्युत पदार्थ के रूप में बेटा हम लोग पेपर यानी कागज, पेपर है, तेल है, और कुछ नहीं है तो वहाँ पर क्या है? वायु है। ऐसे पदार्थों को इसके अंदर भर देते हैं, उसे परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक। तो इसी संरचना को हम लोग जो है संधारित्र बोलते हैं। अब होता क्या है कि ये संधारित्र जो है हम लोग जानते हैं कि AC को अपने अंदर से पास होने देता है। AC के लिए यह जो है सुचालक की तरह व्यवहार करता है। संधारित्र में क्या विशेषता है बेटा? संधारित्र AC हेतु सुचालक का कार्य करता है। माने बड़े आसानी से अपने अंदर से धारा को बहने देता। पक्का? लेकिन बेटा DC हेतु अनंत प्रतिघात उत्पन्न करता है। क्या? अनंत प्रतिघात उत्पन्न करता, यानी XC। ठीक है ना? अनंत प्रतिघात XC ओम उत्पन्न करता है। अतः अपने अंदर से AC को बहने नहीं देता। अतः अपने अंदर से DC को बेटा
हाँ, डीसी को बहने नहीं देता। ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। इन्हीं विशेषता के कारण हम लोग इनका प्रयोग फिल्टर सर्किट में करते हैं, एसी और डीसी को अलग करने के लिए। जब डायोड हमें देता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करके बेटा, तो वो पूरा शुद्ध डीसी नहीं रहती है, बल्कि उसमें एसी का भी कुछ न कुछ कंपोनेंट मिले रहते हैं। तो हमें शुद्ध डीसी प्राप्त करना है तो उस एसी के जो उसमें घटक मौजूद हैं उन्हें बाहर छान कर निकालना होगा। तो हम लोग फिल्टर के रूप में हम लोग जो है इसी कैपेसिटर या संधारित्र का प्रयोग करते हैं। तो ये जो है एसी को अपने अंदर से जाने देता है और डीसी को रोक देगा, डीसी के लिए अनंत प्रतिघात उत्पन्न करेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि XC बराबर होता है प्रतिघात XC, या इसको कहेंगे धारितीय प्रतिघात। क्या कहेंगे? धारितीय प्रतिघात, या कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस बेटा। और XC से डिनोट करेंगे, XC बराबर 1/2 पाई FC ओम होता है। और DC के लिए फ्रीक्वेंसी F का मान 0 है। DC के लिए फ्रीक्वेंसी कितना होती है? 0 होती है बेटा। तो हम लोग DC की बात कर रहे हैं, ये DC की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर F के जगह पर अगर 0 रख दें और 0 से फिर देखें ना, तो नीचे की पूरी संख्या 0 हो जाएगी। 0 से 1 में या 5 में 2 में किसी में भाग दें तो 0 एकम 0, 0 द्वियम 0। तो ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा 1/0 और बराबर हो गया अनंत। तो अनंत ओम का जो है इतना ओम आएगा, इतने ओम का ये डीसी पर जो है प्रतिघात उत्पन्न करने लगता है, इतने ओम का, अनंत ओम का। इसलिए डीसी को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देता। तो इसलिए हम लोग इसका प्रयोग फिल्टर सर्किटों में भी करते हैं, एसी और डीसी को अलग करने के लिए। चलिए, तो अब इसकी जो और भी क्वालिटी है हम लोग देखते हैं। यदि बेटा किसी प्लेट को, एक प्लेट ले लें, मान लीजिए कि ये प्लेट ले लिया और इस पर हम लोग जो है Q कूलाम आवेश, Q कूलाम आवेश अगर इस पर डाल रहे हैं तो ये आवेश जो है इस प्लेट पर समान रूप से फैल जाएगा। क्या होगा? समान रूप से फैल जाएगा। अतः ये प्लेट जो है बेटा समविभव पृष्ठ बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी? समविभव पृष्ठ। यानी सब जगह विभव समान हो जाएगा। और इसकी एक जो है माने आवेश देंगे तो इसका विभव भी क्या होगा? वो बढ़ेगा। ठीक है ना? और एक निश्चित आवेश को ये अपने सतह पर धारण करेगा, उससे ज़्यादा आवेश देंगे तो वो हवा में विसर्जित होता रहेगा, उसको अपनी प्लेट सतह पर धारण नहीं कर पाएगी। जैसे किसी बर्तन की धारिता बेटा 200 ml है, कटोरा या गिलास की, तो वो 200 ml पानी तो मैक्सिमम धारण करेगा। उसके ऊपर भी आप जगमग से डालते रहेंगे तो वो पानी आपका लगातार जो है ज़मीन पर फैलता रहेगा। तो वैसे ही हर प्लेट की बेटा धारण करने की क्षमता है आवेश को, और जैसे ही प्लेट पर आवेश जाएगा वैसे ही इसका जो है वैद्युत विभव बढ़ेगा। जैसे आप उष्मा देंगे तो उसमें विभव बढ़ता है, वो प्लेट जो है गर्म होने लगती है और छूते ही हम जल जाते हैं। प्लेट वही है लेकिन उसमें विभव इतना हाई हो गया। और ज़्यादा उष्मा दे दें तो एकदम रेड हॉट हो जाएगा, देखने लगे माने उजाला देने लगेगा, दूर से ही आँच लगने लगेगी, रेडिएशन होने लगेगा। तो इस तरह से उसका उष्मा देने से जैसे उसमें विभव में वृद्धि होती है, वैसे ही आवेश देने से वैद्युत विभव में वृद्धि होती है। लेकिन अब इसकी जो है धारण क्षमता, जैसे कटोरी की आपको उदाहरण दिया कि भाई अगर गिलास है उसमें 200 ml पानी आ रहा है तो 200 आएगा, उससे ज़्यादा उसकी धारण करने की क्षमता नहीं है।
वैसे ही हर प्लेट की धारण करने की क्षमता फिक्स है, वो उससे ज़्यादा आवेश धारण नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए कि इसका जो है 2 कूलाम आवेश धारण करने की क्षमता है, तो 2 कूलाम आवेश तो ये लेता रहेगा जब तक आप 2 कूलाम देते रहेंगे, इसकी सतह पर समान रूप से वो फैलता रहेगा। लेकिन जैसे 2 कूलाम से आप ज़्यादा सोचें कि ये धारण कर ले, तो नहीं धारण करेगा, बकिया उससे जो एक्सेस आप इस पर डालते रहेंगे वो हवा में विसर्जित होता रहेगा। अब जो है क्या करना है कि अगर यदि हमें बेटा इसकी जो है धारण क्षमता बढ़ानी है, तो इस प्लेट की लंबाई और चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी, लंबाई और चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी, तब जो है अब इसकी धारण क्षमता बढ़ जाएगी। लेकिन प्लेट की लंबाई और चौड़ाई बढ़ाना तो आसान काम है नहीं, जो प्लेट जिस साइज में आ गई वहीं उसकी रहेगी साइज, तो उसकी लंबाई चौड़ाई को बढ़ाना इतना ईजी नहीं। पक्का? तो इस तरह से इसकी धारण करने की क्षमता, जिसे है बेटा हम कहेंगे धारिता सी, क्या कहेंगे? हाँ, इसी को धारिता कहते हैं। धारण करने की क्षमता को ही धारिता कहते हैं, सी से व्यक्त करते हैं और फैराड में मापते हैं। ठीक है ना भैया? तो ये धारिता क्या है? स्थिरांक है। धारिता क्या है? हाँ, हर प्लेट का बेटा स्थिरांक। अब जैसे इतनी बड़ी हमने प्लेट कर दिया, तो अब इस पर मान लीजिए कि 5 कूलाम आवेश आएगा, तो 5 कूलाम इसका जो है धारिता होगी, फिर उसके ऊपर आप डालेंगे तो ये भी नहीं लेगी। तो इस तरह से प्लेट की लंबाई चौड़ाई बढ़ाकर, अथवा यूं कहेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाकर हम प्लेट के धारण क्षमता को बढ़ा सकते हैं, जो कि कठिन काम है। कंपनी ने जो प्लेट की लंबाई चौड़ाई बना दिया, अब उसे हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा देखिए, समविभव ये पृष्ठ बन गया, तो समविभव पृष्ठ पर अगर कोई भी आवेश जो है आप यहाँ से लेकर, या कोई भी आवेश Q को आप यहाँ पर ले हमें, इस बिंदु पर ले हमें या ले जाए यहाँ से, तो कोई कार्य नहीं होगा, किया गया कार्य शून्य होगा। तो समविभव पृष्ठ पर बेटा किया गया कार्य, किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। प्रश्न पूछता है शून्य होता है, पूछता है कि जब हम ऐसा पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ है, यदि उस पृष्ठ पर किसी आवेश Q को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएं, तो किया गया कार्य कितना होगा? तो शून्य होगा। क्लियर है? अब क्योंकि कार्य W बराबर, वर्क W बराबर होता है डेल्टा VQ, इतना जूल होता है, यह है फार्मूला। समझे रहिए। तो होगा क्या कि ये डेल्टा V है ही नहीं, डेल्टा V का मतलब विभवांतर। चूंकि समविभव पृष्ठ है, जितना विभव यहाँ है उतने यहाँ है, उतने यहाँ, उतने यहाँ, उतने यहाँ, अतः कहीं विभव में अंतर है ही नहीं। तो जब विभव में अंतर नहीं है, तो उसी विभव में अंतर को ही बेटा हम लोग इकट्ठे बोलते हैं विभवांतर। तो जब कहीं विभवांतर है नहीं, यानी इस डेल्टा V का मान 0 है। डेल्टा V का मान कितना है? हाँ, ऐसे पृष्ठों पर जो समविभव पृष्ठ बनाते हैं, ऐसे पृष्ठों पर यदि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाएं, यदि आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाएं, तब किया गया कार्य शून्य होता है। अब जो है, तो इस डेल्टा V का मान शून्य है, शून्य से Q में गुणा करेंगे तो किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। ये भी बहुत, हाँ देखें, कार्य W बराबर होता है डेल्टा V गुणे Q, या डेल्टा VQ हम लोग बोलते हैं।
जूल। तो चूंकि ये समविभव पृष्ठ है, इस समविभव पृष्ठ पर यदि कोई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाए, यदि आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाएं तो किया गया कार्य शून्य हो जाता है। इस फार्मूले से देखें, क्योंकि समविभव पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर विभवांतर समान है, यानी विभव में कोई अंतर नहीं है, समविभव है, अतः विभवांतर डेल्टा V का मान शून्य हो जाता है। मैंने उसको गोलाई में घेर दिया, 0 हो गया। 0 गुणे Q करेंगे बराबर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से भी प्रश्न बहुत पूछता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। जब किसी प्लेट को हम लोग बेटा आवेश देते हैं तो उसका जो है वैद्युत विभव भी बढ़ने लगता है। जैसे जैसे आवेश उसकी सतह पर जाता है समान रूप से फैलता जाता है। जैसे हम लोगों के भी अंदर ये टेंडेंसी होती है कि भाई 2 लोग हैं तो थोड़ा दूर दूर सीट पर या बेंच पर बैठे रहते हैं, 3 लोग हो गए तो थोड़ा पास पास सेट हो जाते हैं, 4 लोग हो गए तो और पास पास सेट हो जाते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। वही गुण आवेशों में होता है, वो समान रूप से एक कूलाम है तो समान रूप से तब भी वो फैले रहेंगे। 2 कूलाम हो जाएंगे तो थोड़ा पास पास हो जाएंगे, उनका विभव बढ़ जाएगा, लेकिन सेट हो जाएंगे। और वो तब तक सेट होते रहेंगे जब तक कि उनकी धारिता फुलफिल नहीं हो जाएगी। जैसे उनकी धारिता से फुलफिल हो गई, अब आप और आवेश इस पर दे रहे हैं तो लेगा नहीं, हवा में विसर्जित होने लगेगा। तो इस तरह से प्रत्येक प्लेट की एक धारिता होती है, यानी धारण करने की क्षमता होती है। उसी को C से कहते हैं, धारिता कहते हैं, C से व्यक्त करते हैं। और धारिता C प्रत्येक प्लेट का या प्रत्येक चालक का क्या होगा? स्थिरांक होगा। तो इस तरह से Q समानुपाते V हुआ और Q बराबर हो गया। समानुपाते का चिन्ह हटाने के लिए हम लोग बराबर का यदि चिन्ह लगाते हैं तो एक स्थिरांक से गुणा कर देते हैं, तो हो गया CV। Q बराबर CV और यहाँ से C बराबर हो जाएगा Q/V। इतना हो गया। धारिता फैराड में आ जाएगी, किस में आ जाएगी? धारिता C किस में आ जाएगी? फैराड में, अथवा इसे Q को कूलाम में और इसे वोल्ट में मापें तो यही हो गया, अथवा हो गया कूलाम प्रति वोल्ट। कूलाम प्रति वोल्ट अथवा उसी को कहेंगे फैराड। तो इस तरह से अब आप एक बात यहाँ पर देख रहे हैं कि धारिता C जो है विभव के विलोमानुपाती है। इससे क्या बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है कि C विलोमानुपाते V है, अथवा कहेंगे V विलोमानुपाते C है। ये दोनों बातें, यानी हम लोग यदि धारिता C को बढ़ा दें, देखिए ना, धारिता C को बढ़ाना है तो विभव V को कम करना होगा। और विभव V अगर ज़्यादा हो जाएगा तो धारिता C जो है कम हो जाएगी। ज़्यादा से भाग देंगे, भाग कम बार जाएगी, C का आंसर कम हो जाएगा तो धारिता C कम हो जाएगी। तो एक इस फार्मूले से एक बात ये समझ में आती है कि यदि हम इस प्लेट का विभव किसी तरह से यही V जो है ये यहाँ पर है, इस V को यदि कम कर दिया जाए किसी तरह से तो कम से भाग देने पर ज़्यादा बार भाग जाएगी और धारिता C का मान बढ़ जाएगा। अब इसी विभव V को कम करने के लिए ये प्लेट मान लीजिए कि आपकी ये वाली प्लेट है, तो इस प्लेट पर अगर आपने Q कूलाम आवेश दिया, यहाँ से Q कूलाम आवेश डाला तो ये जो है मान लीजिए कि धन आवेश से ये आवेशित हो गई। क्या हो गया? धन आवेश से ये आवेशित हो गई और इसका विभव बढ़ गया। अब इसके पास दूसरी धातु की अनआवेशित प्लेट ले आएंगे। ये भी प्लेट कैसी है? धातु की अनआवेशित, अनआवेशित प्लेट ले आएंगे बेटा, अनआवेशित प्लेट। प्लेट ले आएंगे तो क्या होगा कि यह प्रेरण के कारण विपरीत आवेश से, किस आवेश से? हाँ, विपरीत यानी ऋण आवेश से ये प्लेट आवेशित हो जाती है।
और जब ये ऋण आवेश से आवेशित हो जाती है तो इस प्लेट का विभव भी घट जाता है, विभव भी क्या हो जाएगा, हाँ, इस प्लेट का विभव भी जो है वो कम हो जाता है। तो यही अब विभव भी कम करने का एक तरीका हो गया कि इस प्लेट के पास में दूसरी अनावेशित प्लेट अगर ला दें तो वो जो है विपरीत आवेश से प्रेरण के कारण आवेशित हो जाती है और हमारी जो है पहली वाली प्लेट का विभव भी घट जाता है और विभव भी घटते ही धारिता सी उसकी बढ़ जाती है। तो इस तरह से बिना प्लेट का लंबाई चौड़ाई बढ़ाए बिना, ठीक है ना, हम लोग जो है केवल प्लेट के विभव भी को कम करके उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। ऐसी ही युक्ति का नाम है संधारित्र, ऐसी ही युक्ति का नाम है संधारित्र। यानी अब कहेंगे कि संधारित्र वह युक्ति है जो किसी प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाए बिना ही उसकी धारिता को बढ़ा देता है। देखिए ना, अब धारिता बढ़ गई। तो इस तरह से हम लोग संधारित्र को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि संधारित्र वह युक्ति है जो किसी प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाए बिना ही उसकी धारिता को बढ़ा देता। पक्का हो गया? चलिए, तो ऐसे ही अब संरचना यहाँ पर आपके जो है इस सस्पेंशन इंसुलेटर में भी बनेगा। तो हम लोग आज जो टॉपिक देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं कि निलंबन, विद्युत रोधक की लड़ी पर विभव वितरण एवं दक्षता। दिख रहा है ऊपर वाला भाई? ये आ रहा है? एवं दक्षता। तो ये हम लोगों की मेन टॉपिक है, विभव वितरण। हम लोग अमूमन जब ऐसे श्रृंखला में आपने पढ़ा कि जब ऐसे लगाते हैं डिस्क को, ये डिस्क है, ये पोर्सिलीन की क्या है, ये बेटा पोर्सिलीन की डिस्क है और 11 kb के लिए एक डिस्क की डिजाइन की गई है। ऐसे डिस्कों को जब हम लोग एक श्रेणी क्रम में पिरो देते हैं तो इसी संरचना को हम लोग कहेंगे, पूरे को स्ट्रिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? स्ट्रिंग कहेंगे या लड़ी कहेंगे या फिर माला कहेंगे। तो एक माला बन जाता है, श्रेणी क्रम में ऐसे पिरो दिया। अब इस पूरी संरचना को ही हम लोग कहते हैं सस्पेंशन इंसुलेटर। कौन सा? हाँ, सस्पेंशन इंसुलेटर हो गया, अथवा निलंबन विद्युत रोधक हो गया। ठीक है? और जब इसी संरचना को क्षैतिज लगा दें तो हो जाएगा विकृत इंसुलेटर। तो दोनों की ये बातें हो रही हैं, ठीक है ना? उसमें भी बस यही संरचना यहाँ पर हवा में नीचे की ओर लटकी हुई है। अब जब क्षैतिज लगा देंगे, जहाँ पर नदी नाला को पार कराना है, सड़क को पार कराना है, तो वहाँ पर फिर जो है अब लटकन में न लगाकर क्षैतिज लगा देंगे और फिर खींचेंगे तार को। तो वहाँ पर यही सस्पेंशन इंसुलेटर बोला जाएगा, विकृत इंसुलेटर, या फिर तनाव उसमें ज़्यादा रहता है तो टेंशन इंसुलेटर भी उसका नाम है। ठीक है ना? अंग्रेजी में स्ट्रेन इंसुलेटर। तो यही स्ट्रेन इंसुलेटर हो जाएगा। इसी की राड को लंबा कर देंगे तो लॉन्ग राड इंसुलेटर हो जाएगा। तो चलिए, तो इस तरह से अब क्या हुआ कि अब आप देखें कि यही संरचना बन जाती है, इधर भी मेटल, इधर भी मेटल, और बीच में जो है आपकी पोर्सिलीन की डिस्क।
ये जो परावैद्युत पदार्थ के रूप में बीच में क्या आ गई, डिस्क आ गई। तो यहाँ भी ये आपका जो है मेटल है, ये मेटल, और नीचे भी ये धातु का मेटल हो गया, और बीच में परावैद्युत पदार्थ के रूप में हमारा डिस्क आ जाती है। इस तरह से ये संरचना बन गई संधारित्र। ऐसे ही ये भी डिस्क बन गई संधारित्र, ऐसे ही ये भी डिस्क बन गई संधारित्र। पक्का? तो अब इसी को हम लोग जो है ऐसे बना देते हैं, इसी को अब पूरी संरचना आपकी संधारित्र बन जाएगी। जितने डिस्क आप लगाए रहेंगे लड़ी में, उतने जो है संधारित्र का निर्माण हो जाएगा। एक संधारित्र ये बन गया, दूसरा आपका मान लीजिए कि ये बन गया, और तीसरा संधारित्र आपका ये बन गया, और यहाँ पर आपका कंडक्टर तार आ गया। ठीक? ये कौन सा, इस संधारित्र को हम लोग कहते हैं पारस्परिक संधारित्र या म्यूचुअल कंडेंसर, और इसकी धारिता को किससे व्यक्त करेंगे, सीएम से। तो ये बन गया सीएम। क्लियर है? इधर भी मेटल, इधर भी मेटल, यानी इधर भी धातु की प्लेट, इधर भी धातु की प्लेट, और बीच में परावैद्युत पदार्थ के रूप में हमारी डिस्क हो गई पोर्सिलिन वाली। इस तरह से जितनी भी डिस्कें रहेंगी उतने जो है कंडेंसर का निर्माण हो जाएगा, और इन कंडेंसरों को हम लोग कहते हैं पारस्परिक कंडेंसर, अथवा कहेंगे अन्योन्य संधारित्र, अंग्रेजी में कहेंगे म्यूचुअल कंडेंसर, और उनकी धारिता को हम लोग बेटा सीएम से व्यक्त करेंगे, एम फॉर म्यूचुअल। अब ऊपर से चलते हैं, तो ये यहाँ पर मान लीजिए कि ए हो गया, यहाँ पर आपका बिंदु बी हो गया, और यहाँ पर आपका बिंदु सी हो गया। ठीक? अब ऐसी ही एक संरचना इधर भी, ये मेटल के जो आपके बेटा मेटल के लिंक लगे हुए हैं, ये मेटल लिंक, धातु लिंक हैं, लिंक अथवा कड़ी। लिंक को क्या कहेंगे, धातु कड़ी। तो ये धातु की कड़ी ऊपर भी है और नीचे भी है। ऐसे जो है धातु की कड़ी लगने से सब जो है हमारा म्यूचुअल कंडेंसर का निर्माण हो रहा है। वैसे ही धातु कड़ी और इधर जो है टावर वाली, वो भी तो आप जीएस का लगाए हैं, गैल्वेनाइज स्टील का। तो दोनों ये धातु की प्लेटें हो गई, और बीच में परावैद्युत पदार्थ के रूप में आपका क्या भर गया, हवा भर गई। यहाँ पर जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर वायु है। तो ये वायु वाला जो है संधारित्र बन गया, और ये बगल में बन रहा है, इसलिए इसे कहेंगे पार्श्व संधारित्र। इसे क्या कहेंगे? हाँ, तो अब ये भी एक संधारित्र बन गया, यहाँ भी एक संधारित्र बन गया, और यहाँ भी एक संधारित्र का ऐसे निर्माण हो जाता है, ऐसे निर्माण हो गया, जिसे हम लोग कहेंगे CS। क्या कहेंगे? CS, यानी पार्श्व अथवा शंट कैपेसिटर। ठीक है? क्लियर है? ये वाली प्लेट आपकी ये वाली हो गई प्लेट, और इधर वाली जो ये मेटल लिंक है वो ये वाली प्लेट हो गई, और बीच में जहाँ कुछ नहीं है वहाँ बीच में जो है ये वायु भर गई। तो यहाँ पर भी एक संधारित्र का ऐसे जो है बेटा, हमारे जो स्ट्रिंग होती है और टावर की जो भुजा होती है, ये भी अर्थ की हुई भुजा है, तो इनके बीच में भी पार्श्व संधारित्र का ऐसे संरचना हो जाती है, जिसे हम लोग शंट कैपेसिटर, एस फॉर शंट, या हिंदी में पार्श्व संधारित्र कहेंगे, CS से डिनोट करेंगे। इसी CS के कारण प्रत्येक डिस्क पर विभव समान नहीं रहता। इसी पार्श्व संधारित्र बेटा
CS के कारण प्रत्येक डिस्क पर विभव समान नहीं रहता। क्या होता है? तार यानी कंडक्टर के पास वाली डिस्क पर सबसे अधिक, और जैसे जैसे हम लोग क्रॉस आर्म की ओर चलते जाते हैं वैसे वैसे विभव घटता जाता है, और सबसे कम जो है सबसे ऊपर वाली यानी क्रॉस आर्म के पास वाली डिस्क पर सबसे कम विभव होता है। तो जब कम विभव और ऐसे विभव का समान वितरण नहीं होता है तो हमारे इस स्ट्रिंग की दक्षता जो है कम होती है। ठीक है, तो अब इनको हम लोग जो है यहाँ से विभव का अगर बंटवारा करें, सब पर विभव चूँकि समान नहीं है, तो अब इसको विभव का अगर बंटवारा करें बेटा, तो यहाँ तक आपका विभव को मान लेते हैं कि ये E1 वोल्ट है। कितना वोल्ट है? E1 वोल्ट है। फिर यहाँ तक मान लिया इस वाले पर E2 वोल्ट है। कितना है? E2 वोल्ट है। और यहाँ पर मान लिया, इसको भी मिटा देते हैं, यहाँ पर जो है कितना वोल्ट है? E3 वोल्ट। सब जगह वोल्टेज ऐसे भिन्न भिन्न हो जाए, और कुल वोल्टेज कितना है? कैपिटल E वोल्ट। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर जो है वो धारा ऐसे जा रही है, ऐसे चलेगी, तो इसे हम लोग कहेंगे I3 मान लीजिए जा रही है, ये 3 नंबर है तो I3 हो गया। इसमें जो धारा बहेगी वो I2 बहेगी। क्या बहेगी? और इसमें जो धारा बह रही है उसे हम लोग I1 कहेंगे। क्या कहेंगे? I1 कहेंगे। ऐसे ही इस बिंदु को भी वो P, Q, R कह दें, कुछ भी कह लें। ठीक है, अब इनमें भी जो है धारा इधर की ओर आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, इसे भी IQ, IR ऐसे बोल दें कि इधर की भी ओर धारा जा रही है। अब देखिए, धारिता बेटा इस के कारण सब जगह विभव का जो है अलग अलग मान है, तो उस मान को हम लोग E1 कह दिए। अब E1 का मान कुछ भी होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। E2 का मान कितना होगा, E3 का मान कितना होगा, और टोटल E होगा। ठीक है ना? तो इनमें जो हम लोग जो है इनका विभव अनुपात का समीकरण है, ये लिखे हैं ना, लड़ी पर विभव वितरण, तो लिख लें विभव अनुपात समीकरण। तो इनका विभव अनुपात समीकरण इस प्रकार से है। तो हम लोगों ने लिखा बेटा E1/1 बराबर लिखा E2/1 + K बराबर लिखा E3/1 + 3K + K²। ये होता है। फिर बराबर हो जाएगा E/। ठीक है ना? अब E/। कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए। तो ये विभव अनुपात समीकरण है। अब यहाँ से अगर हम लोग कहें कि E बराबर कितना होगा, तो हमको दिखाई दे रहा है E बराबर होगा E1 धन E2 धन E3। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। K क्या है?
अगली पॉइंट इसमें हम लोग पहले लिख लें धारिता अनुपात कैपिटल के धारिता अनुपात कैपिटल के को हम लोग परिभाषित अगर करें बेटा तो कहेंगे पार्श्व धारिता CS तथा पारस्परिक धारिता CM के अनुपात को धारिता अनुपात K कहते हैं। अतः धारिता अनुपात K बराबर हो गया CS अपान CM बेटा, ठीक है। और इसका मान जो है, हाँ, इसका मान सदैव 1 से कम होता है, यानी CS कम है, CM ज़्यादा है, तो 1 से कम होगा, दोनों बराबर रहेंगे तो 1 होगा, तो हमेशा 1 से कम होता है। तो ये आपका K आ गया। तो ये यहाँ पर जो आपने K लिखा है वो K यही है, धारिता अनुपात, पक्का। अब हम लोग आगे चलते हैं, अगली पॉइंट, अगर कुल विभव कैपिटल E वोल्ट है तो कैपिटल E बराबर कितना हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे कुल विभव कैपिटल E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 वोल्ट हो जाएगा। अब अगर हम लोग E बराबर लिखें तो E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 को भी E1 के रूप में लिख दें, E2 को भी E1 के रूप में लिख दें। तो यहाँ से E2 बराबर अगर पक्षांतर करेंगे तो देखिए तिर्यक गुणा हो जाएगा, E2 एकयम E2 बराबर हो जाएगा E1 गुणे 1 प्लस K, तो वहीं लिख दें, तो हो जाएगा E1 गुणे कोष्ठ में 1 प्लस K हो गया। ऐसे ही E3 बराबर E1 के रूप में लिख दें, तो E3 बराबर हो जाएगा E1 गुणे 1 प्लस 3K प्लस, हाँ, तो हो जाएगा E1 कोष्ठ में 1 प्लस 3K प्लस K स्क्वायर, ऐसे हो गया। अब देखिए सब E1 के रूप में आ गया, तो हम लोग जोड़ लेंगे आराम से। तो अब बेटा लिख लेंगे E1 कामन अगर ले लें तो हो गया E1 कामन, तो कोष्ठ में यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 प्लस K, और प्लस यहाँ से E1 बाहर आ गया तो हो गया 1 प्लस 3K प्लस K स्क्वायर, ऐसे हो गया। ठीक है, कोष्ठ में हो गया बेटा ये 3 ठो हो गया, देखिए 1 1 कितना हो गया 3 प्लस 4K, K और ये 3K मिल के हो गया 4K प्लस हो गया K स्क्वायर। अब अगर E1 बराबर लिखें, E के रूप में E1 बराबर लिखें, तो ये आपके E का मान आ गया, E का मान इतना वोल्ट आ गया, कुल वोल्टेज का मान इतना वोल्ट आ गया। अब अगर E1 के रूप में हम लोग लिखें बेटा तो लिखेंगे, अतः यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा E1 बराबर कैपिटल E बटे 3 धन 4K प्लस K स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। देखिए E1 बराबर हो जाएगा ना, यहाँ E1 बराबर E2 है बराबर E3 है, और E1 है बराबर, हम E1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं E बटा इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया E1 के जगह पर, फिर लिख दिया E बटा 3 प्लस 4K प्लस K स्क्वायर, ऐसे लिख लेंगे। क्लियर हो गया। तो ये तो बेटा आपका रहा 3 स्ट्रिंग के लिए, माने 3 जो है आप
उसमें लगाएंगे डिस्क, आप 2 डिस्क भी लगा सकते हैं, 4 डिस्क भी लगा सकते हैं, 5 भी लगा सकते हैं, तो उनके लिए भी ऐसे ही फार्मूला आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर जो है अब हम लोग जो है दक्षता देखते हैं, क्या है? हाँ, ये आपने एक तरह से बोल्टता का समीकरण लिख लिया। अब हम लोग जो है अगली पॉइंट लिखते हैं स्ट्रिंग की दक्षता, ठीक है ना? स्ट्रिंग दक्षता या इफिशियंसी, चलिए दक्षता ही लिख देते हैं, दक्षता। तो स्ट्रिंग की दक्षता के लिए फार्मूला या प्रतिशत दक्षता को हम लोग जो है ऐसे व्यक्त करते हैं बेटा, बराबर है E बटे n गुणे En, और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रतिशत दक्षता का सूत्र, जहाँ पर n क्या है? n बराबर 3 डिस्क है। यहाँ पर कितने डिस्क है? हाँ, n क्या है? नंबर ऑफ डिस्क है। n नंबर ऑफ, हाँ, नंबर ऑफ बेटा डिस्क है। तो इस तरह से अगर 3 डिस्क के लिए हम लोग ज्ञात करते हैं, यहाँ पर अगर 3 डिस्क है उनकी दक्षता ज्ञात करेंगे तो यही हो जाएगा बराबर, ये तो बेस फार्मूला हो गया। अब लिखेंगे E बटे हो जाएगा n का मान 3 गुणे E3 गुणे n का मान यहाँ भी 3 रखेंगे ना, E3 कौन है? ये वाला बोल्ट। E3 कौन वाला? ये वाला। और गुणे 100 लिख देंगे। बोलिए भाई। तो एक ऐसे भी हो गया। अब इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब E का मान उठा के रख दें, तो E का मान कितना है? अभी आप लोगों ने ज्ञात किया, यहाँ से भी E का मान E1 इतना। कुल विद्युत वाहक बल या कुल वोल्टता का मान है E1 गुणे इतना। तो वहाँ पर हम लोग जो है यहाँ पर E के जगह पर रख दें E1 गुणे कोष्ठ में 3 + 4k + k स्क्वायर पूरे के बटे में 3 गुणे E3 का मान। E3 का मान यहाँ से देख लें, E3 बराबर हम लोग लिखेंगे E1 गुणे 1 + 3k + k स्क्वायर। तो हो गया E1 कोष्ठ में 1 + 3k + k स्क्वायर बेटा, ऐसे हो गया। अब देखिए यहीं E1 से E1 कट जाएगा, आगे गुणे 100 कर देंगे। तो इस तरह से प्रतिशत दक्षता के लिए फार्मूला आ गया 3 + 4k + k स्क्वायर पूरे के बटे 3 गुणे 1 + 3k + k स्क्वायर। बोलिए, ऐसे कोष्ठ में बंद हो गया, इतना गुणे 100 बेटा। तो एक फार्मूला ये आ गया प्रतिशत दक्षता के लिए। तो चाहे इससे प्रतिशत दक्षता ज्ञात करिए, चाहे इससे, और चाहे ऐसे ज्ञात करिए। ऐसे ही 2 स्ट्रिंग, केवल 2 ही आपकी स्ट्रिंग में डिस्क केवल 2 ही है। n बराबर 2 अगर रख दिया जाए, कितना है? n बराबर 2 रख दिया जाए तो फिर केवल जो है इतना ही प्रयोग होगा, E1 बटे 1 बराबर E2 बटे, हाँ, तब हो जाएगा E बराबर, तब क्या हो जाएगा? डायरेक्ट तब लिखेंगे E बराबर, तब अगर n बराबर 2 हो केवल, यदि बेटा n बराबर 2 हो, केवल 2 ही डिस्क लगाओ, ये तो 3 डिस्क के लिए है, n बराबर 3 के लिए। अगर 2 के लिए हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा? फिर E बटे हो जाएगा 2 + k हो जाएगा। बोलिए भाई। हाँ, अब यहाँ से जो है मान रखेंगे
तो ये हो जाएगा 2 + K। अब अगर इसकी दक्षता हम लोग लेंगे, प्रेशर दक्षता, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + K/2 गुणे 1 + K, बोलिए ना, गुणे 100। ये देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतने आएगा ना, कर लेंगे मान, E1 के रूप में रख लेंगे, बोलिए भैया ना। तो लिखेंगे E के जगह पर रखेंगे बेटा, तब E के जगह पर रखेंगे E1 गुणे 2 + K, ठीक है। तो E1 से E1 कट जाएगा। ऐसे ही E2 का मान रखेंगे E1 गुणे 1 + K, तो E1 से E1 कट जाएगा। नीचे 2 अब लिखना, ये यहाँ 3 है, n का मान 3 है तो 3 रखा गया, यहाँ n का मान 2, तो ऐसे रख देंगे। तो ये हो गया, जब आपकी जो है 2 डिस्क होगी तब प्रेशर दक्षता का फार्मूला ये है, और 3 डिस्क के लिए प्रेशर दक्षता का फार्मूला ये है। तो इस तरह से हम लोगों का ये निलंबन विद्युत रोधक अथवा स्ट्रेन विद्युत रोधक में विभव का वितरण इस नियमानुसार होता है जो अभी आपने लिखा, और ऐसे उसकी दक्षता होती है। तो ये जो है, इसमें अभी हम लोगों को सुधार करना है, तो जिसको कि हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे। ये तो जो हम लोग प्रयोग करेंगे उसमें ये सब बातें होंगी। अब उनको अगर हम लोग चाहें कि नहीं भाई सब पर जो है विभव समान हो, सब पर E1 ही वोल्ट हो, तो इस स्ट्रिंग की दक्षता हमारे इंसुलेटर की या सस्पेंशन वाले की या स्ट्रेन वाले इंसुलेटर की या उसकी लड़ी की दक्षता बढ़ जाएगी। तो उसके लिए क्या उपाय करेंगे, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।